नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए इंग्लिश की हम जैसे कि बैक टू बैक क्लासेस आपको करा रहे हैं, तो आज हम देखेंगे इसकी क्लास नंबर 17। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा, कंजक्शन हमने पढ़ लिया था पहला पार्ट, आज उसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। और जो हमारा टॉपिक है ये पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास नंबर 16 इससे पहले वाली जिसमें कंजक्शन का हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, यदि आपने नहीं देखा है साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे और प्लेलिस्ट में सभी जगह मिल जाएगी। फिर भी यदि ना मिले तो फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट करके भी जो है वो लिंक मांग सकते हैं। मैं सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन सेंटेंस से जो मैंने पिछले वाले पार्ट में यानी कि इससे पहले वाले पार्ट में जो है वो पूछे थे कंजंक्शन पर बेस्ड। तो एक जो आपका पहला वाला सेंटेंस था वहां पर, उसमें सभी लोगों ने गलती की है, एक दो लोगों का जो है केवल सही था। और सेंटेंस क्या था वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। आई विल स्टे हेयर डैश यू रिटर्न। ये जो है मैंने सेंटेंस दिया था और सभी लोगों का आंसर इसमें व्हेन आया था, जो कि पूरी तरीके से गलत है। केवल एक दो लोगों का आंसर मैंने देखा था सही भी था, जिन्होंने टिल और अनटिल को समझाया था। तो यहाँ पर आपका क्या फिल होगा? अनटिल फिल होगा। UNTIL, यहाँ पर आपका अनटिल फिल होगा। आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ तब तक रुका रहूंगा। क्या यहाँ पर बात हो रही? विल, विल क्या होता है आपका? फ्यूचर टेंस में आता है। कौन से फ्यूचर में? तो आप कहेंगे सिंपल फ्यूचर आप कह सकते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं। फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या यहाँ पर मतलब निकलेगा? स्टे मतलब रुके रहना, हेयर मतलब यहाँ। तो आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ रुके रहूंगा। डैश यू रिटर्न था, तो व्हेन यू रिटर्न का मतलब क्या निकलेगा? व्हेन मतलब, तो कब के सेंस में आप व्हेन का अर्थ निकालते हैं, या जब के सेंस में भी आप इसमें निकाल सकते हैं कि आई विल स्टे हेयर व्हेन यू रिटर्न। तो वहां पर आपका अर्थ नहीं सही निकलेगा। अगर यहाँ पर मैं व्हेन लिख देता हूं तो क्या अर्थ निकलेगा उसको समझिए कि आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ तब तक रुका रहूंगा, व्हेन यू रिटर्न, जब तुम आओगे। क्या ये सेंटेंस सही है? आप कहेंगे नहीं। अनटिल जब आप लगाएंगे तब आप क्या क्या अर्थ निकलेगा कि आई विल स्टे हेयर, मैं यहाँ तब तक रुकूंगा या रुके रहूंगा, अनटिल यू रिटर्न, जब तक तुम नहीं आ जाते। अनटिल का मतलब क्या होता है? जब तक के सेंस में। अब आप समझ गए होंगे जिन्होंने वेल लगाया था उन्होंने कैसे गलती की। यहाँ पर आपका अनटिल आएगा। दूसरा जो सेंटेंस दिया था वो सभी का सही था, उसमें बट जो है वो फिल होगा। वो सिंपल सा सेंटेंस था। सेंटेंस था आपका ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड था, वहां पर बट होगा कि ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। वो मेहनत तो कड़ी करता है परंतु, या वो कड़ी मेहनत करता है परंतु जो है वो फेल हो जाता है। इस टाइप का आपका हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को रब करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहां तक हमने सारी चीजों को पढ़ा था उसके आगे। तो हमने पर्पस बेस्ड यानी कि उद्देश्य बेस्ड वाले सेंटेंस देख लिए थे, जो आपका सी में हमारा आता है। अब देखते हैं डी। डी में हम देखेंगे तो रिजल्ट जो है सेंस में आप कह सकते हैं, या कॉन्सिक्वेंसेस भी आप कह सकते हैं। CONSEQUENCE, परिणाम जिसका जो है आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो अब इसके संदर्भ में आप एग्जाम्पल को देखिए जिससे आपको सारी चीजें समझ में। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाक्य होते हैं रिजल्ट पर बेस्ड, कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड, इसमें आप कंजक्शन के रूप में क्या यूज करेंगे? तो दैट का यूज करेंगे। इस चीज का समझिए। एग्जाम्पल को लिखता हूं मैं, जैसे कि आई एम सो ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूं, डैश आई कैन नॉट वर्क हार्ड, इसलिए मैं कोई जो है वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकता या कोई ऐसा वर्क नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं। तो यहाँ पर क्या है? परिणाम की बात की जा रही कि मेरे साथ ऐसा है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे सेंस में मैंने आपको क्या बताया? दैट का आप यूज करेंगे, यानी कि आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट वर्क हार्ड। इसी प्रकार और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आई वॉज
सो टायर्ड, कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई वॉज सो टायर्ड। फिर आपका यहाँ पर दैट कंजंक्शन का वर्क करेगी, दैट आई कुड नॉट वर्क। इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय बुक्स, कि वो बहुत गरीब है इसलिए वो पुस्तकें जो है वो नहीं खरीद सकता है। या सी वॉज सो इल दैट सी कुड नॉट गो टू स्कूल, कि वो बीमार है इसलिए वो जो है वो स्कूल नहीं अच्छा, आप देखते हैं कि जैसे कोई लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें हम इसी प्रकार कारण ही यूज करते हैं सेंटेंस में, कि मैं बीमार होने के कारण जो है वो स्कूल नहीं आ पाया या इस टाइप की चीज़ें, तो वहाँ पर भी आप दैट का ही यूज़ जो है वो करते हैं। तो ये आपका हो गया रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस। बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका ई हो जाएगा कंडीशन, जिसको हम क्या कहते हैं, शर्त। अब इसको समझिए कि सबसे पहले कंजंक्शन के रूप में कंडीशन वाले जो बेस्ड आपके वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उसमें यूज क्या होता है कंजंक्शन के रूप में, तो आप क्या कहेंगे, या तो आपका इफ यूज होता है या आप कहेंगे अनलेस यूज होता है। अब इफ और अनलेस में क्या डिफरेंस है, अनलेस जो है आपका एक निगेटिव वर्ड है, और जो इफ है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो जैसा सेंस निकल रहा होगा सेंटेंस का, उस पर बेस्ड या उसके आधार पर आप यहाँ पर इन दोनों के यूज को जो है वो देखेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि हो सकता है आपसे छांटने को बहुविकल्पी में पूछ लिया जाए। मैं हर तरीके से प्रश्न को इसीलिए करा रहा हूँ कि कैसे भी प्रश्न पूछा जाए, कल को ये ना हो कि आपको पेपर में छोड़ के आना पड़े, करके आप सारी चीज़ें आए। अच्छा, अनलेस का अगर नॉर्मली अर्थ निगेटिव में हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, निकालते हैं इफ नॉट के संदर्भ में, कि अगर ऐसा नहीं होता, नहीं हम कहते हैं कि, अभी एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या आपका हो जाएगा, यू विल पास डैश, यू विल पास डैश, यू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कंडीशन है कि तुम पास हो जाते अगर तुम मेहनत करते। ऐसे तो हम बोलते सेंटेंस कि अगर तुम मेहनत करते तो तुम भी पास हो जाते। तो यू विल पास डैश यू वर्क हार्ड, तो आपने क्या देखा, कंडीशन है, तो ऐसे सेंस में आप इफ या अनलेस का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर अनलेस और इफ में कौन सा यूज होगा, अनलेस आपका निगेटिव है, यहाँ पर तो सेंस पॉजिटिव निकल रहा है, तो आप यहाँ पर इफ का यूज करेंगे कि यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, तो ये आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। अच्छा, इसी में एक सेंटेंस इस प्रकार से भी आता है कि जो ये आपका कंजंक्शन है वो स्टार्टिंग में जुड़कर जो है आप सेंटेंस को बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, कि स्टार्टिंग में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, उसके बाद लिखा होगा डैश यू कम टू मी कॉमा आई शैल हेल्प यू। अब जैसे कोई घटना हो जाती नहीं है, आप कहते हैं यार कि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसको पैसे की जरूरत है, वो 20 जगह जो है वो घूम रहा है और वो कहीं पैसे नहीं मिले, जब पूरी चीज खत्म हो गई फिर किसी वो दोस्त से मिला तो वो कहता है कि कि मुझे पैसे की जरूरत थी यार, मुझे मिला नहीं। तो दूसरा क्या कहता है, यही तो कहता है कि डैश की जगह अगर इसको हम सिंपल से हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे कि अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता, आई शैल हेल्प यू। अब तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन है, तो आप क्या यूज होगा, इफ या अनलेस में होगा। अब इफ में और अनलेस में इफ पॉजिटिव सेंस निकल रहा है तो इफ आप यूज करेंगे। इफ यू कम टू मी, इफ मतलब अगर के सेंस में निकल रहा है, इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते आई शैल हेल्प यू, तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इफ वाले तो आप कर लेंगे, आप क्या करते हैं अनलेस वाले देखते हैं, जो कि आपका निगेटिव आधारित होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं रब कर रहा हूँ। और इसके अलावा वीडियो सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। कुछ लोग ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे।
पर जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है उनको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य लीजिएगा और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य ऐड हो जाएगा। बात करते हैं अनलेस पर बेस्ड एग्जाम्पल। जैसे आप क्या कह सकते हैं, आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम, fill in the blanks, I am invited। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फिल करना होगा। क्या करते हैं, एक और सेंटेंस लिख देते हैं, डैश यू टेल द ट्रुथ कॉमा यू विल बी पनिश्ड। तो ये आपके दो फिल इन द ब्लैंक्स इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, आई विल नॉट कम डैश आई एम इनवाइटेड, कि मैं नहीं आऊंगा। आई विल मतलब कि भविष्य को लेकर बात की जा रही है कि मैं नहीं आऊंगा। डैश मतलब अब वहां पर क्या हो सकता है, तब तक या जब तक के लिए ही आपका अर्थ निकलेगा। तो डैश आई एम इनवाइटेड यानी जब तक मुझे बुलाया नहीं जाता मैं नहीं आऊंगा। अब यहाँ पर सेंस कंडीशन वाले निकल रहा है तो आप इफ यहाँ लेस में यूज करेंगे। अब यहाँ पर नकारात्मक है, मैंने क्या कहा, निगेटिव सेंस निकालता है। तो यहाँ पर भी देखिए आई विल नॉट कम, साफ साफ आपका समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप अनलेस का जो है वो यूज करेंगे। अनलेस आई एम इनवाइटेड की जब तक मुझे नहीं बुलाया जाता। अनलेस का अर्थ देखिए कैसे निकल रहा है नकारात्मक में, कि जब तक मुझे नहीं बुलाया जाता, आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। तो मैं नहीं आऊंगा में तो साफ साफ या ना नहीं अलग से लगा हुआ है, पर अनलेस का अर्थ भी तो नहीं के सेंस में निकल रहा है कि मैं तब तक नहीं आऊंगा। अनलेस आई एम इनवाइटेड यानी कि जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा। जब तक मुझे नहीं बुलाया जाएगा उसमें जो नहीं है उसके आधार पर आपका अनलेस आया है। दूसरे वाले सेंटेंस को देखिए, डैश यू टेल द ट्रुथ यू विल बी पनिश्ड, यानी कि अर्थ निकलेगा क्या, कि जब तक तो तुम जो है वो सत्य नहीं बोलते हो, अनलेस या इफ यू टेल द ट्रुथ यू विल बी पनिश्ड, तो तुम्हें जो है वो सजा मिलेगी। तो यहाँ पर भी देखिए जो अर्थ निकल रहा है, जब आप अनलेस रखेंगे तो क्या निकलेगा, कि जब तक तुम सत्य नहीं बोलते। देखिए अनलेस यू टेल द ट्रूथ में क्या कहीं नॉट वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा। पर जब आप क्या कर रहे हैं इसकी मीनिंग निकालने तो एक नकारात्मक अर्थ दे रहा है। इफ नॉट, मैंने बताया था ना अनलेस का क्या अर्थ होता है, इफ नॉट की जब तक, इस टाइप का जब अर्थ निकल रहा है तब आप यही यूज करते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनलेस यू टेल द ट्रूथ यू विल बी पनिश्ड। ये आपका अनलेस जो है वो हो जाएगा। आई होप इस टाइप के आप सेंटेंस आप कर लेंगे। बात करते हैं अब, ये आपके जो चल रहे थे वो चल रहे थे आपके कंडीशन बेस्ड। अब हम देखेंगे कंपैरिजन बेस्ड। तो ये आपका हो जाएगा एफ, अभी ई हमने देखा था। तो इसमें आप क्या आएंगे, कंपैरिजन बेस्ड, COMPARISON, यानी कि तुलना। अब सबसे पहले जो ये वाक्य होते हैं कंपैरिजन बेस्ड वाले, उसमें कंजक्शन जो है वो किसके माध्यम से सेंटेंस या शब्द जो है वो जुड़े होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, देन के द्वारा जो है वो तुलना की जाती है। और जो देन है इसका यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन की तरह जो है वो होता है। अब जैसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं, मेन आपके एग्जांपल ही है, राम या रमा इज स्ट्रोंगर डैश मोहन। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार आई एम स्ट्रोंगर डैश यू, ये आपका एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पर क्या है,
कंपैरिजन दर्शाया जा रहा है कि रमा जो है वो मोहन से अधिक स्ट्रॉन्गर है, तो कंपैरिजन के सेंस में क्या यूज होगा, देन यूज होगा। तो देन आप आसानी से लिख सकते हैं कि रमा इज स्ट्रॉन्गर देन मोहन। सेम चीज आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर भी आप इस प्रकार से देन जो है वो लिख सकते हैं। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे कि द फॉक्स वॉज क्लेवरर डैश द क्रो। तो आप क्या कहेंगे, कंपैरिजन है तो देन द क्रो। समझ गए आप, इस टाइप का कोई सेंटेंस आएगा आप आसानी से कर लेंगे। दो आपके लास्ट और पॉइंट रह गए हैं, जी और एच। तो एफ तक देख चुके हैं हम, देखते हैं जी। जी एच के बाद हम देखेंगे जो कंजंक्शन आपके पेयर्ड में यूज होते हैं उन पर बेस्ड है। तो ये क्या होता है, कंसेशन। जी वाला आपका क्या है, कंसेशन, CONCESSION। मतलब कहने का मतलब होता है या तो छूट कह सकते हैं या रियायत कह सकते हैं। अब इसमें अगर बात करें तो क्या यूज होता है कंजंक्शन के तौर पर, तो आपका ऑल्दो यूज हो सकता है, या आप कह सकते हैं दो यूज हो सकता है केवल, GHT। ऑल्दो या दो का यूज हम क्या करते हैं, किसी प्रकार की रियायत या छूट या कंसेशन प्रकट करने के लिए जो है वो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि डैश ही वर्क वर्कड हार्ड, कॉमा ही फेल्ड। तो यहाँ पर क्या है कि ऑल्दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, रियायत या छूट की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पर क्या ऑल्दो जो है वो फिल कर देंगे। और अर्थ की बात करें ऑल्दो दो, तो दोनों का ही आपका हालांकि के संबंध में जो है वो निकलता है कि हालांकि ही वर्क हार्ड मतलब हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड कॉमा का मतलब क्या होगा बट, और ही फेल्ड यानी कि फिर भी वो फेल हो गया। इसी प्रकार एक दो का जो है उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे THOUGH, तो ही इज पुअर कॉमा yet ही इज हैप्पी। तो इस प्रकार से ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो येट लगा हुआ है इसका यूज ऑल्दो दो के साथ जब मॉडर्न इंग्लिश की बात आती है तो वहां पर यूज नहीं किया जाता है, वहां पर आप डायरेक्ट ही कहेंगे कि ऑल्दो या दो यू आर पुअर यू आर हैप्पी। ऐसे आपका सेंटेंस बनता है जब बात की जाती है मॉडर्न इंग्लिश की, पर उतना डिटेल में आप यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं आपको कर रहा हूँ। जो मेन मेन पॉइंट है वो आप ध्यान रखिए कि छूट या रियायत की बात होगी तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट क्या बचा है, एच से मैनर, MANNER, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रीति या विधि। अब इसके संबंध में आपका क्या यूज होता है, तो एज जो है वो यूज होता है। एज द्वारा कार्य करने की जो विधि होती है उस पर प्रकाश उसमें आप कह सकते हैं, या उसके बारे में जो है वो बताया जाता है। एज का जो प्रयोग है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सोइंग मैनर की तरह जो है वो होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे बेहतर रहेगा, जैसे कि ही मे डू fill in the blanks he likes। तो आप क्या कहेंगे, he may do as he likes, जैसा उसे पसंद है वो वैसा करता है, इस टाइप से हम नहीं बोलते हैं, वही हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सी डिड डैश, सी डिड डैश, सी वॉज आस्क्ड। एक चीज मैं यहाँ पर और बता देता हूँ कि आपका ये इंग्लिश का जो भी कोर्स था सारी क्लासेस में हमने फिनिश कर दिया है। एक दो चीजें जैसे कि आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह वो हम क्या करेंगे, एग्जाम थोड़ा सा और जब नजदीक आएगा उसी में एक वीडियो देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट 50 तक लगभग, जिसमें से आपके पूछे जा सकते हैं।
और छोटी मोटी चीज़ें, बाकी मेन मेन जितनी भी चीज़ें आ सकती है वो मैंने माफ कर दी हैं। कल से हम क्या करेंगे, इसी शाम 8 बजे से स्टार्ट करते हैं फास्ट रिवीजन, क्योंकि और सब्जेक्ट को भी तो लेकर चलना है। मैथ हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही, इंग्लिश भी हमने कर ली, अब साइंस और सोशल साइंस दो हमारी प्रायोरिटी रहेंगे। पूरा का पूरा A to Z कोर्स जो है वो हम फिनिश करेंगे, कोशिश करेंगे कोई भी चीज़ आपकी छूटी ना रहे, और उन पार्ट्स को हम देखने के बाद किसी भी प्रकार का बाहर से हमें कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। फिर देखते हैं फिर कल कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। आप लोग भी बताइएगा साइंस या सोशल साइंस में से कौन सा स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, एज जो है आपका आएगा, सी डिड एज सी वॉज आस्क्ड, ये आपका जो है वो हो जाएगा। इस हमने देख लिया मैनर बेस्ड। अब मैंने क्या कहा था, इन सभी को देखने के बाद हम देखेंगे जो कंजंक्शन है आपकी यूज होती हैं पेयर्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पेयर्स में यूज होती है वो किसके साथ कौन सी होती है। तो इसको डिलीट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि आपका आइदर जो है इसके साथ आप यूज होता है और आइदर और आइदर और। इसी प्रकार अगर नाइदर की बात करें तो इसके साथ यूज होता है नॉर। बहुत से सेंटेंस होते हैं उसमें नाइदर लिखा होगा और दूसरे वाले की जगह आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, आपको भरना होता है। तो आपको पता होना चाहिए आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। इसी प्रकार नॉट ओनली जो है इसके साथ आप क्या आता है, तो आप कहेंगे बट ऑल्सो आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और अच्छा, एक एक एग्जाम्पल में मैं आपको चलिए बता देता हूँ, उससे क्या होगा और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। आइदर का कैसे लिख सकते हैं कि आइदर टेक द पेन और लीव इट। तो आइदर भी आ रहा है, उसी के साथ और आ रहा है। नाइदर के साथ आप कैसे कर सकते हैं कि इट इज नाइदर यूजफुल और नॉर एसेंशियल। इसी प्रकार नॉट ओनली के साथ आप क्या लिख सकते हैं कि ही इज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट। इस प्रकार से दोनों से जोड़ के आप लिख सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल थोड़े बहुत लिख भी देता हूँ। जैसे कि आपका अगला क्या होगा, ऑल्दो या दो, इसके साथ आपका क्या यूज होता है, तो अभी मैंने बताया था यट जो है यूज होता है। और यट के संबंध मैंने क्या बताया था, मॉडर्न इंग्लिश में जो है वो नहीं यूज किया जाता है। तो आप इसमें क्या, इसके तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए कि ऑल्दो या दो आई वॉज टायर्ड यट आई केप्ट वर्किंग, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। और नो सूनर जो है इसके साथ आपका क्या यूज होता है, तो आप कहेंगे नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि नो सूनर डिड ही सी अस देन ही disappeared, disappeared। यहाँ पर आप देखिए नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या आ रहा है आपका, देन आ रहा है। तो नो सूनर डिड ही सी अस देन ही डिसअपियर्ड। और देखते हैं जैसे कि हार्डली, HARDLY, तो हार्डली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है। सेंटेंस क्या आपका हो जाएगा कि ही हैड हार्डली हेयर्ड द न्यूज व्हेन ही बिगन टू वीप। और हार्डली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है। इसी से मिलता जुलता है आपका स्कारली भी होता है, SCARCELY। इसके साथ क्या आता है, तो आपका व्हेन इसके साथ भी आता है। हार्डली स्कारली जो है इसके साथ व्हेन का यूज होता है। हार्डली व्हेन, स्कारली व्हेन, दोनों का अर्थ अगर बात करें और जो प्रयोग है वो दोनों ही समान में ही जो है वो होता है। आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। और इन सभी को रब कर देते हैं, बोथ की बात करते हैं। तो बोथ के या साथ यूज होता है एंड। जैसे हम क्या कहें कि वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। अब यहाँ पर देखिए बोथ है, उसके साथ क्या यूज होगा, एंड। इस टाइप से आपके पेयर्स में जो कंजंक्शन है वो आते हैं। लास्ट एक और है आपका, वो है वेदर। इसके साथ क्या यूज होता है, तो और यूज होता है। सेंटेंस कैसे आप बना सकते हैं, आई डू नॉट नो वेदर
ही विल पास दिस ईयर और नॉट। ये आपका जो है वो सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पर देखिए वेदर आया है और वेदर के साथ और का यूज हुआ है। अब क्या किया जाता है सेंटेंस में, ये जो और दे रखा है इसको यहाँ से फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया जाता है कि आई डू नॉट नो वेदर ही विल पास दिस ईयर डैश नॉट। अब आपको यहाँ पर फिल करना होता है कंजंक्शन क्या आएगी, तो आपको पता है वेदर के साथ और आता है तो आप फट से यहाँ पर लिख देंगे और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ अलग से, जैसे कि आपके एज सून एज से सेंटेंस जो है वो आते हैं उसके संबंध में। एज सून एज, और इसको कंपेयर करते हुए हम समझते हैं किसको, नो सूनर को। नो सूनर। अब देखिए एज सून एज की बात करें तो ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, या पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में आपका यूज होगा। नो सूनर आपका निगेटिव है। नो सूनर जो है इसके साथ आपका देन का यूज किया जाता है, और एज सून एज जो है इससे एडवर्ब क्लॉज जो है वो बनती है, इसलिए इसे एडवर्ब क्लॉज के बाद जो है आप कह सकते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज आती है, प्रिंसिपल क्लॉज से पहले जो आपका कॉमा लगता है उसमें आपको देखने को मिलता है। देखिए एग्जाम्पल से देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, एज सून एज ही हेयर्ड, HEARD, हेयर्ड द न्यूज, कॉमा ही रोट टू मी। तो यहाँ पर आपका एज सून एज जो है ये आया है। इसी प्रकार अगर नो सूनर की बात करें तो इसको सब रफ करते हुए लिखता हूं मैं, नो सूनर डिड ही हेयर द न्यूज देन ही रोट टू मी। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जहां पर नो सूनर जो है ये फिल किया गया है, और मैंने क्या बताया था, जो नो सूनर है उसके साथ देन जो है इसका यूज किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब दो हमारे और लास्ट रह गए, उनको भी देख लेते हैं फिर वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी पूछेंगे। कौन कौन से रह गए, तो एक रह गया आपका एज वेल एज। एज वेल एज जो है इसके प्रयोग में अगर बात करें तो इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार जो है ये आता है। और एज वेल एज जो है इसके नॉर्मल अर्थ की बात करें तो साथ साथ के सेंस में हम यूज करते हैं। कहते नहीं कि यू एज वेल एज आई आर इनोसेंट, तो दोनों को क्या कह रहे हैं साथ में जब बात करते हैं उसके संबंध में एज वेल एज। इसी के अलावा आपका होता है एज इफ। एज इफ इसका अर्थ होता है मानो। एज इफ जो है इसके बाद में ही के साथ वर का यूज जो है वो होता है। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकते हैं, ही लुक्स एज इफ ही वर वियरी। इस प्रकार से आप इसका सेंटेंस को बना सकते हैं। और इसी प्रकार एक और लास्ट आपका इवन इफ। इसका अर्थ क्या होता है, यद्यपि। तो यद्यपि अगर बात करें तो इसमें क्या आप एग्जाम्पल कह सकते हैं, लाइए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, आई विल गो देयर इवन इफ इट रेन्स। ये आपका इफ इवन इफ जो है वो यूज हो जाएगा जब बात किसकी की जा रही है, यद्यपि के संदर्भ में। तो सारे रूल भी समाप्त हो गए। अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं, इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। तो वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। बात करते हैं आपके प्रश्न की। प्रश्न क्या है, आई शैल हेल्प यू डैश इफ यू कम टू
ये आपका सेंटेंस है। आई शैल हेल्प यू डैश इफ यू कम टू मी। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी कंजक्शन जो है वो यूज होगी। ये मैं आपको एग्जाम्पल आई थिंक करा चुका हूँ, और वैसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। इसको मैं यहाँ पर रख करके दूसरा सेंटेंस लिख देता हूँ। सेंटेंस मैं यहाँ पर बदल रहा हूँ। सेंटेंस है आपका देयर इज नो डाउट, DOUBT, dash the sun is very hot। तो ये आपका कंजंक्शन यहाँ पर आपको फिल करना है। ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि यहाँ पर कौन सी कंजंक्शन जो है वो यूज़ होगी। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट भी समाप्त होता है, हमारी क्लास भी आज की समाप्त होती है, टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य रहिएगा ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस बिल्कुल ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, और उसके साथ साथ यदि कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।